हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस। कंप्यूटर का हमारी पहली क्लास है। कंप्यूटर की क्लास बहुत दिनों से चल रहा था होने का, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब क्योंकि टाइम कम है तो स्टार्ट करना भी बनता है। कंप्यूटर की हमारी स्टार्ट हो चुकी है क्लास और ये पहली रहेगी। इसमें हम आज एमएस ऑफिस देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, ये कोई बहुत ज़्यादा वैसी वैकेंसी नहीं है जिसमें आपका पूरा इतिहास वगैरह पूछे, है ना। जो इसमें मेन होता है एमएस ऑफिस ही होता है। इसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सब चीज़ें ज़्यादा मोस्टली पूछी जाती हैं। इंटरनेट पूछा जाता है, इतिहास वगैरह नहीं पूछेगा। तो हम इसकी एमएस ऑफिस से ही कर देंगे, ठीक है। तो इसका आविष्कार जो है वो 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका द्वारा किया गया था। 1988 में, 1988 में। अच्छा, तो देखो, वैसे तो इसका कुछ अलग से नहीं हो सकता है ट्रिक वगैरह, क्योंकि मैं बता रही हूँ कंप्यूटर में बहुत कम ट्रिक काम आएगी। क्योंकि कंप्यूटर ऐसी चीज़ है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ने से ज़्यादा थोड़ा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप आसानी से बिना पढ़े भी टिक करके आ सकते हो। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो थोड़ा उसको 15 एक दिन थोड़ा उसको हाथ में लो, थोड़ा सा उसको समझो, एमएस ऑफिस वगैरह, है ना। एमएस एक्सेल, जिसका जो होता है पेंट वगैरह होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा चला के देखो, कमांड पकड़ो उसमें, तो अपने आप क्या है बनने लगेगा आपसे, ठीक है। तो देखो, इसमें जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ ही 88 है, तो मैं ऐसा याद करके रखती हूँ कि जिस ईयर में मेरा जन्म हुआ था ना, तभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। ये अमेरिका द्वारा तैयार किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को। तो ऑलमोस्ट इसी एज की सभी होती हैं लड़कियां, शादीशुदा स्पेशली। तो थोड़ा उससे आप लोग कनेक्ट कर लो कि भाई मेरी बर्थ के इतने टाइम पहले हुआ था, मेरे बर्थ के इतने टाइम बाद हुआ था, एज वाइज याद कर लो, है ना। कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मेरे बर्थ के 5 साल पहले हो गया था, या किसी का 8 साल बाद हुआ होगा। ऐसा थोड़ा सा ट्रिक बना लो इसी की, तो ये बहुत काम करती है, याद हो जाएगी। अच्छा, मैं 8 साल की थी तब कंप्यूटर बना था, अच्छा मैं 2 साल की थी तब बना था, या तो मैं मतलब मेरे पैदा होने से 8 साल पहले ही बन चुका था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, पहले ही हो चुका था तैयार। तो ऐसा थोड़ा सा याद कर लो। तो मेरा तो फिक्स है भाई 88 का है, तो 88 में ही हुआ था। जिस साल में पैदा हुई थी उसी साल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसका किया गया था एमएस ऑफिस, ठीक है। तो एमएस ऑफिस को कब तैयार किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1988 में किया गया था। यह मुख्य रूप से एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। एमएस ऑफिस जो है वो अकेला नहीं है, ये कई एप्लीकेशंस के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। जैसे मैंने अभी बताया, आपका एमएस एक्सेल आ जाएगा, एमएस वर्ड आ जाएगा, उसमें एमएस पावर पॉइंट आ जाएगा। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनका संगठन से बना हुआ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस का ही है, नहीं तो कंफ्यूज हो, ठीक है। एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके। पूरा नाम इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्वप्रथम सन 1889 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया। मतलब देखो, बन तो गया था, इसका आविष्कार तो 1988 में हो गया था, लेकिन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सन 1990 में प्रथम संस्करण लाया गया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सन 1990 में प्रथम संस्करण लाया गया था। अब देखो, सिस्टम शुरू कब किया गया था? 1989 में, और इसका प्रथम संस्करण कब लाया गया था? 1990 में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। जो विंडोज़ होती ना, आप जैसा कंप्यूटर ओपन करते हो तो विंडो कौन सी है कंप्यूटर की, तो उसके लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1990 में प्रथम संस्करण लाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2009 इसका वर्तमान संस्करण है। ऑप्शन में मतलब पूछ सकता है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एमएस ऑफिस का इस समय कौन सा संस्करण चल रहा है, तो 2019 का चल रहा है, ठीक है। 2019, अब मतलब 2019 में इसका लेटेस्ट जो संस्करण आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एमएस ऑफिस के 5 प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। जैसा कि ये संगठन है कुछ सॉफ्टवेयर्स का, तो वो कौन कौन से हैं देख लो।
वो है आपके MS वर्ड, जिसको W से अपन डिनोट करते हैं। इसके बाद MS एक्सेल, जिसे X के रूप में करते हैं। पावर पॉइंट, जिसको P के रूप में अपन जानते कर सकते हैं आपको इंडिकेट। इसके बाद MS एक्सेस को A के रूप में, और MS आउटलुक को O के रूप में, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, WXPAO, WXPAO, ये इसका हो जाएगा कि इतने सॉफ्टवेयर से मिलकर MS ऑफिस बना है, ठीक है। MS ऑफिस ये समझ लो पिताजी हैं और ये इतने इनके बच्चे हैं, तो बच्चों से मिलकर ही पिताजी बने हुए हैं, बस खत्म बात, ठीक है। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 है ना, यानी MS 365 28 जून 2011 को आया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 या MS 365 28 जून 2011 को आया। तो अपन इसको पढ़ते हैं ज़रा, क्या है ये। ऑफिस 365, ठीक है। ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की सदस्यता आधारित संस्करण है, और खाता खरीदते समय आपके पास कुछ विकल्प होते हैं, सुनते चलो बस अभी। एक है ऑफिस 365 पर्सनल, जो कि उपयोगकर्ता को हर ऑफिस एप्लीकेशन तक पूर्ण पहुंचने में मदद करता है। दूसरा है ऑफिस 365 होम, जो ऐसे परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां कई लोग ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग करते हैं, ठीक है, समझ गए। पहला जो है पर्सनल होता है, जो एक उपयोगकर्ता को हर ऑफिस एप्लीकेशन तक पहुंचने में मदद करता है जहां एक इंसान करता है उसको यूज़। दूसरा ऐसे परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ कई लोग ऑफिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑफिस से मतलब है ये वाले ऑफिस से नहीं है, MS ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है। नहीं तो ऑफिस दफ्तर तक पहुँच जाओ आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की सदस्यता, ठीक है, आधार संस्करण है। और वही खाता खरीदते समय आपके पास कुछ विकल्प होते हैं। एक है ऑफिस 365 पर्सनल, दूसरा है उपयोगकर्ता को हर एप्लीकेशन तक पहुंचने में मदद करता है, और दूसरा है ऑफिस 365 होम, जो ऐसे परिवारों के लिए डिज़ाइन किया है जहां कई लोग ऑफिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑफिस से मतलब है MS ऑफिस की ही बात हो रही है, वहाँ वाले दफ्तर वाले ऑफिस की बात नहीं हो रही है। अब इसको छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बात यहाँ से शुरू होती है MS वर्ड से। अभी हम सारे इसके पढ़ने वाले हैं, एक्सेल क्या है, ये सब क्या है, ये बहुत पूछता है हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक प्रकार का वर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें कुछ सुधार करने के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो लगभग सभी कंप्यूटर में MS ऑफिस पैकेज के अंदर पाया जाता है। इसमें अच्छा कई तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे हम लोग PDFs वगैरह बनाते हैं, MS ऑफ वर्ड से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट में कुछ सुधार करना है, एडिटिंग करना है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, MS वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, MS वर्ड का। तो अगर पूछा जाए, कई लोग को कन्फ्यूजन होगा कि MS वर्ड से क्या होगा, तो देखो इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, अच्छा डॉक्यूमेंट जब हम कोई बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ वर्ड्स उसमें लिखते हैं, लिखने का काम होता है ना। और वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, और हम डॉक्यूमेंट्स अक्षरों से ही बनाते हैं, लिखेंगे उसमें कुछ अक्षर, तभी तो आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि MS वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं या उसमें कुछ सुधार होता है, ठीक है। इसमें अनेक प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं, बहुत तरह के टूल्स होते हैं इसमें। कभी लगे तो आप लोग एक बार कंप्यूटर में ज़रूर देखना हो। कंप्यूटर में एक बार आपके घर में अगर है, नहीं है तो आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, लेकिन एक बार देखना ज़रूर MS वर्ड क्या होता है, MS पावर पॉइंट क्या होता है। तो क्या है, आप ऑप्शन खोल के देखोगे ना तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन आएगा ना एग्ज़ाम में, तो ऑप्शन भी आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे कि अच्छा अच्छा हमने ये देखा था इसके अंदर, ऐसा पूरा क्लियर हो जाता है। तो एक बार प्रैक्टिकल ज़रूर करना, ठीक है। बाकी पढ़ तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अनेक प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं जो 45 KB से कम साइज़ के डॉक्यूमेंट्स को बनाने। एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि MS वर्ड में कितने KB से कम साइज़ के डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, तो 45 KB से कम में, ठीक है। 45 KB से कम साइज़ के डॉक्यूमेंट्स को बनाने, उनमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग करने, उनमें एडिटिंग करने आदि कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट स्टाइल
टेक्स्ट स्टाइल यानी जो टेक्स्ट होते हैं उनमें स्टाइल्स लगाई जाती हैं, मतलब आपको मतलब देखे होंगे स्टाइलिस्ट जो फ़ॉन्ट होते हैं, है ना? उनकी टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करना, उनको आड़ा-टेढ़ा करना है, पतला-मोटा करना, ये सारे स्टाइल्स, है ना? डॉक्यूमेंट्स में चित्र आदि लगाकर एक आकर्षक डॉक्यूमेंट बनाने में तैयार किया जाता है। इमोजी वगैरह लगा दिए उसमें, है ना? चित्र लगा दिए, इमोजी लगा दी या कई चीज़ों को ऐड करके उसको इंटरेस्ट मतलब थोड़ा अच्छा बनाया जाता है। ये एमएस वर्ड में किया जाता है। पेज हो गया क्या अपना ख़त्म? चलो नेक्स्ट पेज पे चलें। आगे आ चुके हैं अपन दूसरे पेज पर, ठीक है? ये पिक्चर था यहाँ पर। तो एक तो पहली चीज़ तो इसमें क्लियर दिख नहीं रहा था, तो मैंने लिया भी नहीं इसको। बाकी अगर आप चाहो तो देख सकते हो उसमें एमएस वर्ड के एक एक ये निकाल लेना कि कैसा होता है उसका डेमो, है ना? तो उसमें क्या है ये आपके मोबाइल में निकल के आ जाएगा, तो थोड़ा देख लेना उसको वहाँ पे। आगे देखेंगे अपन कि टैब क्या होती है, टैब समझते हैं अपन, ठीक है? इसके अंदर टैब होती हैं, इसके अंदर व्यूज़ होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है? टैब क्या होता है? रिबन पर मेन्यू बार में कुछ बटन होते हैं। अब रिबन कौन सा चोटी वाला रिबन नहीं होता, यहाँ पर रिबन होता है। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ना, इस पर रिबन एक चीज़ एक पर्टिकुलर जगह होती है। तो रिबन एक मेन्यू बार में कुछ बटन खोलते हैं। मेन्यू बार अपन जैसे ही खोलेंगे, मेन्यू बार में कुछ बटन होते हैं। इन बटन को टैब कहते हैं। इसका प्रयोग कैरेक्टर को संपादित करने, डॉक्यूमेंट का लेआउट बदलने, पेज में अनेक प्रकार के प्रीव्यू देखने, पेज में कोई नया चित्र ग्राफ को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। टैब्स के अंतर्गत निम्नलिखित बटन्स आते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें टैब की ही पिक्चर दिखा रहे हैं नीचे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बटन्स आएंगे टैब के अंदर, ठीक है? टैब के अंदर ये बटन्स आएंगे। होम टैब, ये जो दिख रहा है आपको सारा, ये जो दिख रहा है ये सारा टैब आ जाएगा, और टैब के अंदर आपको कई सारे बटन सब दिखने वाले हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है? ये दिखेगा नहीं क्लियर, आप निकाल लेना एक बार, है ना? अपने मोबाइल में ही निकाल लेना आप ठीक से, क्योंकि वैसे ही ब्लैक एंड वाइट है तो वैसे नहीं दिख रहा, तो मोबाइल में कहाँ से दिखने चला, ठीक है? तो देखो इसमें फिर है, आगे बढ़ते हैं अपन। वर्ष 1983 में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कब तैयार किया गया था? आपका एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है? वर्ष 1983 में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ग्राफिकल संस्करण तैयार किया गया था, और वर्ष 1990 में एमएस ऑफिस के प्रथम संस्करण में यह सॉफ्टवेयर जोड़ा गया था। 1990 में हमने देख ही लिया था, ठीक है? तो हो गया था इसका। ये दिए हुए छोटे छोटे आपको दिख रहे हों, ब्लर दिख रहे हैं, तो टाइटल बार ये लिखा हुआ है ना? फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉन्ट स्टाइल, ये फॉन्ट स्टाइल मैं आपसे बोल रही थी ना, फॉन्ट स्टाइल, ये फॉन्ट की स्टाइल चेंज करने के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। प्रिंट प्रीव्यूज़, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू होता है ना? ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इस टैब के अंदर, ठीक है? आगे देखेंगे। एमएस वर्ड में विभिन्न प्रकार के मेन्यू उपलब्ध हैं। कौन कौन से मेन्यू उपलब्ध होते हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है? क्विक एक्सेस टैब, इनसे क्या होता है? क्विक एक्सेस टैब आपको पर्टिकुलर जगह पे जाकर खोलने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट कीज़ समझ लो, शॉर्ट कीज़ हैं ये, ठीक है? तो न्यू के लिए अपन, जैसे अपन को कोई न्यू फाइल ओपन करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कैसे कर लेते हैं? शॉर्ट की से ही, कीबोर्ड की हेल्प से ही। कंट्रोल+N हम करेंगे तो हमारी जो न्यू डॉक्यूमेंट्स है उसकी नई फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद देखो न्यू में एन है, ट्रिक तो यहाँ पे देखो ये न्यू में एन है तो कंट्रोल+N, यहाँ ओपन में ओ है तो कंट्रोल+O से क्या होगा? नई बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए। एस फॉर सेव, कंट्रोल+S, बनी हुई फाइल को सेव करने के लिए। पी फॉर प्रिंट, पी फॉर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, प्रिंट प्रीव्यू बटन को ही क्लिक करेंगे, है ना? प्रिंट प्रीव्यू बटन को अपन क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। इसके बाद अंडू,
अब देखो यहाँ पे यू है और यहाँ पे जेड है, ठीक है। अंडू के लिए क्या करते हैं अपन, कंट्रोल प्लस जेड किया जाता है। किया काम परिवर्तन हटाना। मतलब अंडू क्या होता है, जैसे मान लो हमसे गलती से कोई चीज़ डिलीट हो गई, तो हम अंडू का बटन दबा देंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। मतलब हमसे जो गलती हुई है उसको रिकवर करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ किया जाता है, यानी अंडू हो जाता है। मतलब हमने कुछ नहीं किया भैया, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद रीडू होता है, रीडू। अब जैसे मान लो हमने अंडू कर दिया, मान लो जैसे हमसे कोई चीज़ डिलीट हो गई, अब हमने उसको अंडू करके वापस ले आए। अब हमारा मूड हुआ कि चलो जाने दो, उसको रहने दो, तो फिर हम रीडू कर देंगे, कंट्रोल प्लस वाई कर देंगे, तो फिर से वो चली जाएगी, ठीक है। मतलब डिलीट करने से चीज़ गई, अंडू करने से वापस आ गई, और रीडू कर देंगे तो फिर से वो चली जाएगी। समझ में आया? रीडू मतलब दोबारा से करना। ओके, आगे देखेंगे हम स्टैंडर्ड टूल बार क्या होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होते हैं वो देखेंगे। इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल रहते हैं। किसके संबंधी? स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है, फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल्स रहते हैं, जैसे नई फाइल खोलना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित रखना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको आ जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार क्या आ जाएगा, नई फाइल खोलना, पुरानी फाइल खोलना और फाइलों को सुरक्षित रखना, मेन इसके काम होते हैं, ठीक है, फाइल और टेक्स्ट संबंधित। तो ये ट्रिक कैसे याद रखोगे, स्टैंडर्ड जो लोग ज़्यादा बताते हैं ना, स्टैंडर्ड दिखाते हैं अपना, तो बड़े सूट वूट पहन के बड़े फाइल वाइल हाथ में रख के ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो फाइल ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या हो जाता है, फाइल बनाना खोलना ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। सूट बूट पहन के बड़े टाई वाई लगा के और हाथ में बड़े स्टाइल में फाइल रख के स्टैंडर्ड दिखाते हुए चले जाते हैं, तो स्टैंडर्ड टूल बार में फाइल खोलना ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। नेक्स्ट देखेंगे आगे, हमारे यहाँ दिवाली चल रही है अभी भी, ठीक है, पड़ोस में ठीक है। अब आता है रिबन। रिबन क्या होता है, इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल रहते हैं। फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल रहते हैं, जैसे नई फाइल खोलना, पुरानी फाइलों खोलना और फाइलों को सुरक्षित रखना, ठीक है। इसमें वही आ जाएगा, रिबन में भी वही आ जाएगा आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर रिबन। ओके, आगे देखेंगे आपका फॉन्ट ब्लॉक। फॉन्ट ब्लॉक क्या होता है, देखो, फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस क्या कहता है आपका, टेक्स्ट डिज़ाइन या फॉन्ट डिज़ाइन को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस डी करने के लिए फॉन्ट फेस, ठीक है। टेक्स्ट डिज़ाइन या टेक्स्ट डिज़ाइन या फॉन्ट डिज़ाइन को चेंज यानी कंट्रोल प्लस डी करने के लिए, ठीक है। फॉन्ट फेस का क्या यूज़ है, आपके टेक्स्ट डिज़ाइन या टेक्स्ट फॉन्ट डिज़ाइन को चेंज यानी कंट्रोल प्लस डी करने के लिए। इसके बाद अपन आते हैं फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब पहले इसको समझो। फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है ना कंप्यूटर में, जैसे फ़ॉन्ट का साइज़, जैसे कितने अक्षर आपको करने हैं, कितना बड़ा करना है अक्षर लिखने के लिए, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी आपका बटन दबाया जाता है फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मिनिमम आपके जो फ़ॉन्ट होते हैं वो 8 होते हैं, मतलब 8 नंबर तक आ सकते हो, मैक्सिमम आपके 72 तक जा सकते हैं, ठीक है। इससे आगे फ़ॉन्ट नहीं बढ़ेगा आपका, ठीक है। मिनिमम कितने, 8, और मैक्सिमम कितने, 72, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होते हैं इसमें। अब आता है अगला, इसको देख लेना ध्यान से ना, फ़ॉन्ट साइज़ में क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। पहले कंट्रोल बटन दबाएंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे और पी बटन दबा देंगे, तो क्या होगा, आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम नेक्स्ट, बोल्ड करने के लिए। बोल्ड का क्या मतलब होता है, बोल्ड मतलब किसी भी अक्षर को, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है या कोई भी अक्षर लिखा हुआ है, अब ये सिंपल है, अब मुझे इसे बोल्ड करना है तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस बी कर देंगे, तो ये बहुत मोटा सा आ जाएगा, इसे बहुत मोटा हो जाएगा, ये बी जो है अच्छा खासा मोटा ताजा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। ओके, बोल्ड करने से क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा ये, कोई ने आपने टेक्स्ट लिखा है ना वो अच्छा खासा मोटा हो जाएगा बोल्ड से। इसके बाद आता है इटैलिक। अब इटैलिक क्या हो जाएगा, तिरछे आकार में, है ना, कंट्रोल प्लस आई करेंगे। अब जैसे आई आपका सिंपल ये होता है ना, आई या कोई भी अक्षर मान लो आपका
कुछ भी है, जैसे मेरा ही नाम है श्वेता लिखा हुआ है, सिंपल मैं ऐसे लिखूंगी, है ना, मेरा नाम ये है। और अगर मैं इटैलिक में करूँगी ना, पता है मेरा नाम कैसा लिखा आएगा, ऐसा थोड़ा लहराता हुआ सा, ऐसा टाइप का आ जाएगा, थोड़ा लहराता हुआ सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। इटली के लोग थोड़े से कैसे होते हैं, टेढ़े होते हैं, ऐसा कर लेना, इटैलिक यानी टेढ़े से शब्द, ओके। इटली के लोग कैसे होते हैं, थोड़े टेढ़े होते हैं, तो इटैलिक यानी थोड़े तिरछे आकार में, ओके। अगला है फिर अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या हो जाएगा, अंडरलाइन करने के लिए, जैसे आपका नाम या कुछ भी लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है, तो अगर आप Ctrl+U कर दोगे तो उसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई आएगी, हर अक्षर में, हर पूरी लाइन में लगी हुई आएगी, तो अंडरलाइन करने से ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपका ग्रो फॉन्ट क्या होता है। ग्रो फॉन्ट क्या होता है, अगर आपने कंट्रोल और प्लस और ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला देखो मैं बता रही हूँ आपको, ये वाला जो साइन होता है ना, ये जो हम मैथ में यूज़ करते हैं, ब्रैकेट, इसको अगर आपने कर दिया ना, Ctrl+ इसको कर दिया, तो टेक्स्ट के आकार में वृद्धि हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट आपका, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना हो जाएगा, मान लो कितना भी होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना पहुंचेगा वो 72 पे, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने आकार तो लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। और अपोजिट इसमें श्रिंक फॉन्ट करोगे, जो अपोजिट कर दोगे ऐसा, इस साइड फेस वाला, Ctrl+ ये, तो छोटा हो जाएगा, 8 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को छोटा बनाना है, इसका उपयोग फॉर्मूला में किया गया है, Ctrl+Shift++, मतलब Ctrl+Shift++ का साइन, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट को छोटा बनाने के लिए, ओके। अब आगे देखेंगे, आगे आएगा, देखते हैं भाई क्या है, कर्सर। कर्सर क्या चीज़ है। स्पेल चेक क्या होता है। स्पेल चेक, इसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की सुविधा होती है। स्पेल चेक का क्या काम होता है, जैसे मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, तो क्या करेगा, गलतियाँ ढूंढेगा आपकी, है ना, आपने क्या गलती की, गलती ढूंढ ढूंढ के आपको बताएगा। यह ऑटोमेटिकली स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को ढूंढता है और उसे सही भी करता है, ठीक है। ऐसे जिगजैग आ जाता है ना, ऐसा करता हुआ रेड कलर से, तो कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखेंगे आपका मेल मर्ज के द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हो, आप मर्ज कर देते हो, मतलब मेल्स को मिला देते हो, मिक्स कर देते हो, है ना। तो मेल मर्ज के क्या हो जाएगा, मेल मर्ज के द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं, अथवा कुछ सूचनाएं बदलते हुए किसी दस्तावेज की अनेक प्रतियां निकाल सकते हैं। कुछ सुविधा है, सूचनाओं को बदलते हो, मान लो आपने एडिट करा, एडिट करने के बाद भी आप भेज सकते हो, ठीक है, मेल मर्ज में। इसके बाद आएगा आपका ग्राफिक्स। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृति, जैसे कि वृत्त, आयत, रेखाएं, त्रिभुज आदि अनेक प्रकार की ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं ग्राफिक्स के द्वारा। होते हैं ना ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आपने सुना होगा, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर कुछ ड्राइंग की जा सकती है, डिज़ाइनिंग की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इसमें क्या बताया है कि MS वर्ड फाइल फॉर्मेट डॉक और थोड़ा क्लियर नहीं दिख रही, ब्लर दिख रही है ना, मैं बता दूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड फाइल फॉर्मेट डॉक लिखा हुआ है, ये डॉट लगा हुआ है डॉक के आगे, ठीक है, और यहाँ पे भी डॉक एक्स लिखा हुआ है, डॉक एक्स, ठीक है। तो MS वर्ड फाइल फॉर्मेट किस किस फॉर्मेट में होते हैं, डॉक और डॉक एक्स होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ये। आगे है MS वर्ड में किसी भी पैराग्राफ के लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट स्टैंडर्ड होता है। MS वर्ड में किसी भी पैराग्राफ के लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट स्टैंडर्ड होता है, कि स्टैंडर्ड अलाइनमेंट होता है उसमें किसी भी पैराग्राफ के लिए, कि इतना ऐसे ऐसे होना, पूरा स्टैंडर्ड उसमें रहता है। इसके बाद MS वर्ड Ctrl+होम के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाता है। मान लो हम टाइप करते करते बहुत आगे तक आ गए, ठीक है, और हमें कहाँ पहुंचना है, बिल्कुल शुरू में पहुंचना है, उस कर्सर को शुरू में पहुंचा देना है,
तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम कर देंगे। होम बटन, कंट्रोल और होम का बटन रहता है, उसको प्रेस कर देंगे तो हमारा जो कर्सर है ना वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, शुरुआत में डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुँच जाएगा। मान लो हमारे पास माउस नहीं है, नहीं काम कर रहा, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम बटन को प्रेस कर देंगे तो हम डायरेक्ट हमारा जो कर्सर है कहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल शुरुआत में पहुँच जाएगा। ठीक है। गजब की सर्दी हो रही है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है सर्दी, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। चलो आगे देखेंगे MS एक्सेल। लाइक वाइक कर देना, ठीक है। इतनी सर्दी में भी पढ़ा रही हूँ आपको, थोड़ा सा इज्जत करो मेरी, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपके डेटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने, निर्णय तक पहुंचने, ग्राफ, डेटा प्रोफेशन दिखाने वाली रिपोर्ट तैयार करने, व्यवस्थित आदि बात हो पाई है। चलो यहाँ पूरी बात हो जाएगी अपनी। अरे कुछ दिक्कत हो गई इसमें, ये यहाँ है राइट हैंड, यहाँ पर है आधा इसका, यहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पेज ले लेंगे, बात पूरी करेंगे अपनी। ठीक है। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपके डेटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने, निर्णय तक पहुंचने, ग्राफ, डेटा प्रोफेशन दिखाने वाली रिपोर्ट तैयार करने और व्यवस्थित, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पेज। आप मुझे 2 मिनट दीजिए ज़रा, मैंने पेज कहाँ कर दिया, मैं उसको देख लूँ ना। हाँ यही तो है, मुझे दिख नहीं रही थी। देखो डॉक्यूमेंट्स बनाने, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है, क्या होती है इसमें दी हुई है, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसका प्रयोग अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए गणितीय कार्यों में, बजट बनाने तथा बिल बनाने में करते हैं। इसे वर्कशीट भी कहते हैं। ठीक है। स्प्रेडशीट को और क्या बोलते हैं, आपकी वर्कशीट भी कहते हैं। आप किसी भी ऑफिस में जाओगे जिसमें जो डेटा होता है ना, सारा का सारा किसमें होता है, आपके MS एक्सेल में ही किया जाता है, जिसमें आप सम निकाल सकते हो। जैसे जो अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंट का काम है या कुछ भी डेटा होता है तो स्प्रेडशीट में ही लिया जाता है। कोई भी डेटा करते हैं, है ना, चाहे कोई सर्वे की जानकारी हो या हॉस्पिटल्स में कोई इन्फॉर्मेशन हो पेशेंट की, सारी किस में होती है, आपकी MS एक्सेल में ही होती है ना। अब MS एक्सेल के अवयव देख लो भैया, क्या क्या होते हैं MS एक्सेल में। टाइटल बार होता है पहले तो, यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में सबसे ऊपर एक रिबन पट्टी होती है, ये दी हुई है रिबन पट्टी, एरो से दिख रही है। ठीक है। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में सबसे ऊपर की एक रिबन पट्टी होती है। ठीक है। अब रिबन क्या चीज़ है, यह स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे एक पट्टी होती है। यह स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे एक पट्टी होती है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है। ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है। अब टैब पढ़ लो, टैब क्या चीज़ है। MS एक्सेल में टाइटल बार के नीचे, किस बार के नीचे, टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार में लगे हुए बटन को टैब कहते हैं। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, ये इसमें होते हैं टैब के अंदर। ठीक है। अब कहाँ जाना है, एक सेकंड। स्टेटस बार एक बार देख लो, अपने पिछला पेज का रह गया था, नहीं तो ये छूट जाएगा ना, आगे बढ़ जाएंगे तो। स्टेटस बार क्या होता है, विंडो टास्क बार के ठीक ऊपर और स्क्रीन के बॉटम में जो बार होती है उसे स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है। स्टेटस बार होता है विंडो टास्क बार के ठीक पर और स्क्रीन के बॉटम में जो बार होती है उसे स्टेटस बार कहते हैं। यह पेज नंबर, व्यू शॉर्टकट, जूम स्लाइडर आदि सूचना दिखाता है। अब फॉर्मूला बार क्या बोलता है, यह रिबन के नीचे होता है। इसमें फॉर्मूला होता है जिसका प्रयोग कैलकुलेशन में किया जाता है। ये किस लिए काम आता है,
कैलकुलेशन में काम आता है। तो फॉर्मूला और कैलकुलेशन दोनों ही मैथ्स में होते हैं, तो ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फॉर्मूले की हमको ज़रूरत होती है, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब आता है इसमें फॉर्मूला ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर इनका उपयोग गणितीय क्रियाओं के लिए करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर गणितीय क्रियाओं के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे फिर से पहुंचेंगे, यही कर लें हम आगे इसमें फिर इसमें। ठीक है, मैथ फंक्शन ये था, एक्सेल के फंक्शन ये रह गए थे। ठीक है, देखो कंपैरिजन ऑपरेटर, इसका प्रयोग दो मानों को आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर इनका प्रयोग दो मानों को आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट ऑपरेटर एंड का प्रयोग टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। और रेफरेंस ऑपरेटर तो इसमें किस में आएगा? रेशो, सेल में रेंज डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा मत करो, मैं जो बता रही हूँ वो सुनते चलो बस। अभी एक्सेल के फंक्शन क्या होते हैं? एक्सेल में उपलब्ध फंक्शन जैसी शक्तिशाली सुविधाएं हैं। ठीक है, फंक्शन जैसी शक्तिशाली सुविधाएं हैं जिनकी सहायता से आप जटिल गणनाएं, सांख्यिकी गणनाएं, वित्तीय गणनाएं और पाठ्य पर बहुत से कार्य कर सकते हैं। फंक्शनों का प्रयोग फॉर्मूला के रूप में या दूसरे फंक्शनों तथा ऑपरेटरों के साथ जटिल फॉर्मूले बनाने में कर सकते हैं। ये एक्सेल के काम होते हैं। ठीक है, अब मैथ फंक्शन क्या है? मैथ फंक्शन सम n1 n2, सम फंक्शन में किए गए नंबर ऑफ फ्रेंड्स की टोटल करता है। एग्जाम बराबर सम 4 5 2 इज इक्वल टू 11, प्रोडक्ट n1 n2 n3। अरे उसी के बारे में है, इतना ज़्यादा गणित मणित में मत घुस जाओ आप लोग। बस सीधी सी बात है, MS एक्सेल होता है डेटा बनाने के लिए, गणितीय चीज़ों के लिए, ये चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सारा नंबर ऑफ रेफरेंस ये गणितीय उनने पूरा दे दिया है, तो उसको ज़्यादा मत पढ़ो उसमें। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लेना इसको बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एवरेज बता देता है और ये सब चीज़ें बता देता है वो, बाकी और अलग से कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, टेक्स्ट फंक्शन क्या है ये ज़रूर देख लो। अपर स्ट्रिंग, अपर फंक्शन में दी गई वाक्य के सभी कैरेक्टर को कैपिटल में बदलता है। अपर फंक्शन में दी गई वाक्य की सभी कैरेक्टर को कैपिटल में बदलता है। अपर फंक्शन में दी गई अपर फंक्शन, अपर केस होता है एक, उसमें क्या होता है कि सभी अक्षरों को वो कैपिटल में कर देता है अपर करके। ठीक है, और अपर लॉइन, लोअर स्ट्रिंग, लोअर फंक्शन दी गई सभी कैरेक्टर को स्मॉल कैरेक्टर में कर देता है। अपर और लोअर करके कुल मिला के टैग होती हैं जिनके प्रयोग से कोई भी टेक्स्ट है, चाहे अपने कैपिटल में लिखा हो या स्मॉल में लिखा हो, वो सबको कैपिटल में बदल देंगे। और लोअर वाली से क्या होगा? अगर कैपिटल में है तो स्मॉल में कैरेक्टर में बदल देंगे। ठीक है, इसका यही काम रहता है अपर और लोअर का। ठीक है, अब इसके बाद आता है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या होता है? वाक्य के कैरेक्टर की संख्या को लौटाता है। लेन फंक्शन क्या करता है? लेन फंक्शन वाक्य के कैरेक्टर की संख्या को लौटाता है। लेन बराबर क्या हो जाएगा? लॉइन में 4 अक्षर होते हैं, है ना। इसके बाद देखो डेट एंड टाइम। डेट फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। OS डिफॉल्ट फॉर्मेट इज DD और YY। मतलब जैसे मंथ है 1/1/2000 लेते हैं अपन, तो 01 डेट में क्या जाएगा? 01, और ईयर में क्या जाएगा? 2000। ठीक है, तो टुडे फंक्शन वर्तमान दिनांक को लौटाता है। टुडे फंक्शन वर्तमान दिनांक को लौटा देता है। अगर डेट एंड टाइम गलत हो गई है तो क्या होगा? ये आपके सही जो डेट है और सही टाइम है उसको बता देगा। ठीक है, नाउ फंक्शन,
वर्तमान समय एवं दिनांक को लौटाता है, नाउ फंक्शन भी, ठीक है। टुडे फंक्शन, नाउ फंक्शन। अब एयर डेट फंक्शन के लिए एयर डेट फंक्शन जो है दिए गए दिनांक में से वर्ष को लौटाता है। अगर वर्ष गड़बड़ हो गया है तो आपका एयर फंक्शन है वो वापस करेगा। इसके बाद मंथ है वो मंथ को लौटाएगा, डे है वो सही डे को लौटाएगा, आवर्स है दिए गए दिनांक में से घंटे को लौटाता है, सेकंड, मिनट्स ये सारे इसमें रहेंगे, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन की बात हो रही है। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। एमएस एक्सेल में डेटा को शॉर्ट बनाने के लिए पाइवट टेबल काम में ली जाती है। पाइवट टेबल समझते हो क्या होती है? देखो मैं बता रही हूँ आपको। देखो पाइवट टेबल क्या होती है। सबसे पहले तो एमएस एक्सेल समझो क्या होते हैं। एमएस एक्सेल अनंत होते हैं, अनंत। ये ऐसी अनंत आपके कॉलम्स बने रहेंगे, आपके कई सारे रोज बने रहेंगे, ऐसे बहुत सारे। अब मान लो आपने यहाँ 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 डेटा फीड कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, है ना। अब अपन को सारा तो इतनी सारी जो खाली बची हुई है इसको भी साथ लपेट के फिरोगे क्या? तो क्या करेंगे, इतने डेटा को अपन ने सिलेक्ट करा, है ना। और पाइवट टेबल एक ऑप्शन आता है, उसको अगर आप करोगे ना तो इतनी इतनी टेबल फॉर्म में बन के आ जाएगी, ये सारा हट जाएगा, ठीक है। पाइवट टेबल के रूप में वो आ जाएगा, अलग से सेव हो जाएगा, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में डेटा को शॉर्ट संक्षिप्त बनाने के लिए पाइवट टेबल काम में ली जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट सेल में एंटर नंबर न्यूमेरिक वैल्यू का अलाइनमेंट राइट अलाइन होता है, ठीक है। सेल में एंटर न्यूमेरिक वैल्यू का अलाइनमेंट राइट अलाइन होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। आप कहीं भी टेक्स्ट करोगे, मान लो आपको लिखना है 1 मिनट 998 लिखना है, तो आप जैसे 8 टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक राइट होता जाएगा, ठीक है। अलाइनमेंट राइट अलाइन होता है, राइट साइड ही चलेगा। आप कुछ भी लिखोगे ना तो 8 यहीं बना रहेगा, बाकी का इधर लिखता जाएगा, ठीक है, ऐसा रहेगा इसमें। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारा दिमाग से ऊपर से जाएगा, अभी तो बहुत कुछ जाएगा, हाँ आएगा, लेकिन एक दो बार देखोगे ना समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं कह रही हूँ, प्रैक्टिकल करके देखना। ये चीज़ें जिनने पहली बार मतलब कभी कंप्यूटर हाथ में नहीं लिया ना, बिल्कुल दिमाग से ऊपर जा रहा होगा। आई एम एक्सेप्टिंग दिस। आगे देखेंगे, एमएस एक्सेल में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर का हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा नाम रख दो, उसमें 31 कैरेक्टर से ज़्यादा का फाइल का नेम नहीं रख सकते, वर्ड शीट का, फाइल का नहीं, वर्कशीट का। एमएस एक्सेल में क्वेश्चन आ सकता है, ये 31 का होता है मैक्सिमम कैरेक्टर, ठीक है। एमएस एक्सेल में संशोधन के लिए F2 फंक्शन टी यूज़ करते हैं। कौन सा? F2 फंक्शन टी शॉर्टकट होती है, जो ऊपर लिखी होती है ना, F1 F2 F3 कीज़ होती हैं। तो F2 फंक्शन टी किसके लिए आती है? संशोधन के लिए। पहली बार वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल पेज अप की यूज़ करते हैं, पेज अप की यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन पर दिखाई देता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन पर दिखाई देता है। इसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड में 225 कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड का क्या मतलब हुआ? और कहोगे टेक्स्ट फील्ड क्या होती है? टेक्स्ट फील्ड मैंने बताया ना आपको, ऐसे रोज कॉलम होते हैं। तो ये एक जो कॉलम है, आप इसमें मैक्सिमम कितने कर सकते हो? 225 कैरेक्टर टाइप कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं, 225 मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एमएस एक्सेल 2010 में किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई 8.43 पॉइंट होती है, ठीक है। किसी भी कॉलम की, जो आपने कॉलम बनाए हुए हैं, ये कॉलम बने हैं, इनकी चौड़ाई ऐसे में, ये चौड़ाई कितनी? 8.43 पॉइंट हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस को रोकने के लिए
क्या क्या है, डॉलर के साइन का यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस के लिए। ठीक है, ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस के रोकने के लिए डॉलर के साइन का यूज़ किया जाता है। MS एक्सेल में किसी फंक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड पता लगाने के लिए काम करता है। क्या होता है, MS एक्सेल में किसी फंक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए किया जाता है। वी लुकअप फंक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड पता लगाने के लिए काम आता है। वी लुकअप फंक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पता लगाने के लिए काम आता है। ओके, अब आता है एड्रेसेस इन एक्सेल। इसमें क्या है, अब देख लेते हैं। एब्सोल्यूट टीड्रेस, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकना। अब आता है एड्रेसेस इन एक्सेल। तो इसमें क्या है, पहला एब्सोल्यूट टीड्रेस, इसमें क्या है $P21 विथ सेल रेफरेंस, और सेकंड है रिलेटिव एड्रेस P21 विदाउट सेल रेफरेंस। अच्छा, सेल रेफरेंस और विदाउट सेल रेफरेंस क्या हो जाएगा। सेल रेफरेंस का मतलब होता है जैसे ये जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स हैं, तो इसमें क्या होगा, स्थानांतरण करना। जैसे मान लो यहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ है, जैसे P21 ही लिखा हुआ है मान लो, है ना, यहाँ P21 लिखा हुआ है, और सेम डेटा को आपने किसी और रो में भी लगा लिया। यहाँ पे भी आपने P21 लगा लिया, है ना। अब यहाँ पे अगर आप कुछ हेर फेर करते हो, मान लो इसमें किसी का गुणा कर दो या कुछ भी कर दो, तो ये जो मेन जो है ना आपका, इसमें भी डेटा चेंज होगा। यहाँ पे जो डेटा चेंज करोगे ना, वो यहाँ पे भी चेंज होगा। ये क्या हो जाता है आपका, विथ सेल रेफरेंस हो जाता है, विथ सेल रेफरेंस हो जाता है। अगर आपने इसकी कॉपी यहाँ पे करी है, तो यहाँ अगर आप कुछ चेंज करोगे तो यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, अलग से आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, पर रिलेटिव एड्रेस क्या हो जाएगा, विदाउट सेल रेफरेंस, मतलब चेंज तो करते हो लेकिन यहाँ कुछ बदलाव करोगे तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, विदाउट सेल रेफरेंस में ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, किस लिए करा जाता है ये, कि मान लो आपने डेटा को दो जगह रखा है और आपको मेंटेन दोनों को करना है, तो अलग अलग आपको मेंटेन ना करना पड़े। एक को अपडेट करा तो दूसरा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए ऑफिस इसके काम के लिए होते हैं, आपके डेटा मेंटेन करने के लिए इनके काम के लिए होते हैं। तो जब ये पूछ सकता है सेल रेफरेंस में क्या होता है, विदाउट सेल रेफरेंस में क्या होता है। तो सेल रेफरेंस में क्या होता है, डेटा एक जैसे हो जाता, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक में बदलाव करने पर दूसरे में ऑटोमेटिक हो जाता है। अगला है फॉर्मूला बार। क्या होता है, इसका उपयोग फॉर्मूला व फंक्शन को लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला बार क्या होता है, इसका उपयोग फॉर्मूला व फंक्शन को लिखने के लिए किया जाता है। इसके बाद आएगा सॉर्टिंग। क्या होता है, एक्सेल में दो तरह की सॉर्टिंग होती है, एक होती है असेंडिंग छोटे से बड़ी, और दूसरी डिसेंडिंग बड़े से छोटा। ठीक है, सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या होती है वो देख लेते हैं अपन। देखो सॉर्टिंग में यही हो जाएगा, व्यवस्थित करना। शॉर्टिंग मतलब अपन कहते हैं शॉर्ट में रखना, शॉर्टिंग। तो क्या हो जाएगा, एक्सेल में दो तरह की शॉर्टिंग होती है, एक तो आप छोटे से बड़े रूप में, या असेंडिंग या डिसेंडिंग में। जैसे आप नंबरिंग करते हो तो 1 से 10 तक भी कर सकते हो, 10 से 9 तक भी कर सकते हो, तो ये शॉर्टिंग में आ जाएगा उसमें। ठीक है, इसके बाद फिल्टर। टेबल में उपस्थित डेटा में से यूज़र की नीड के अनुसार फिल्टर लगाते हो ना आप लोग। फिल्टर वो वाला नहीं कि आपका फेस वाला फिल्टर, वो नहीं। जैसे आप सर्च करते हो कोई चीज़, तो फिल्टर लगा के सर्च करते हो ना, कि एक्स्ट्रा चीज़ें हट जाए, है ना, जो हमें नहीं चाहिए वो हट जाए। हमने कोई स्पेसिफिक कोई सेंटेंस लिखा, कुछ भी वर्ड लिखा और फिल्टर लगा दिया कि इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें सामने आ जाए, तो वो फिल्टर भी इसमें रहता है। इसके बाद डिस्प्ले करने की बजाय फ़िल्टर किया जाता है। ठीक है, डिस्प्ले करने की बजाय फ़िल्टर किया जाता है। अब आता है पाइवट टेबल। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि स्पेशल टाइप की टेबल होती है जिसकी सहायता से चार्ट या ग्राफ बनाए जाते हैं। जितने में हमारा डेटा लिखा हुआ उतने उतने की टेबल बनाई जाती है, बाकी का जो एक्स्ट्रा रोज़ और कॉलम है उनको हटा दिया जाता है। इसके बाद होता है वैलिडेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से रिलेटेड डेटा ही सेल में स्टोर किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से रिलेटेड डेटा ही
सेल में स्टोर किया जाता है, जो डेटा है वो सेल में ही स्टोर करके रखा जाता है, अलग से नहीं करना होता वैलिडेशन में। अब आता है चार्ट। टेबल के डेटा को ग्राफिकली डिस्प्ले करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है, ग्राफिकली। ठीक है, चार्ट बनाने में एक्सिस व ग्रिड लाइन को डिफाइन करना होता है। ठीक है, चार्ट बनाना होता है ना, वो सब भी एक्सेल के अंतर्गत रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। स्प्रेडशीट से संबंधित कुछ तथ्य है, लास्ट है ये हमारा, कुछ स्पेशल तथ्य और देख लो। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसका प्रयोग संख्याओं के समूह को एंटर करने, ठीक है, कैलकुलेट करने, मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। इसमें पंक्तियों और कॉलमों के प्रतिच्छेद से बहुत सारे सेल्स बने होते हैं, अनगिनत होते हैं। ठीक है, सेलों के समूह को सीट या वर्कशीट कहते हैं, जो स्टार्टिंग में देख लिया था। वर्कबुक एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। वर्कबुक क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। पंक्तियों की सहायता के लिए संख्या 1 2 3 से आगे तक की होती है, पंक्तियों की पहचान के लिए। ठीक है, 1 2 3 से ज़्यादा होती है, मतलब जो देखो समझना बात को, जैसे मैंने बताया ये, ठीक है, इस तरह का होता है आपका स्प्रेडशीट, है ना। तो यहाँ पे ये जो कॉलम्स होते हैं इनको ABCD करके किया जाता है Z तक, और ये जो रोज़ होती है ना इनको कैसे किया जाता है 1 2 3। ठीक है, तो ऐसा रहता है, ये 1 2 3 के फॉर्म में होती हैं, वो अनंत तक जाती हैं, और आपके कॉलम्स होते हैं, है ना, ABCD के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा ABCD खत्म हो जाएंगे तो कोई कहेगा 26 तक ही होती है क्या? नहीं नहीं ABCD खत्म हो जाएंगे फिर वो चालू हो जाएगा AA AB AC, ऐसे चालू हो जाएगा, फिर वो खत्म होगा तो फिर अगली वो धुन पकड़ लेगा कुछ भी। ठीक है, फॉर्मूला एक समीकरण होता है जिसका प्रयोग किसी सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू के बाद लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में कैलकुलेशन की बात हमने ट्रिक देख ली थी अभी। ठीक है, सेल एड्रेस पंक्तियों और कॉलमों के अक्षर और संख्याओं के प्रतिच्छेद को दर्शाता है। ठीक है, सेल एड्रेस क्या दर्शाता है? पंक्तियों और कॉलमों के अक्षर और संख्याओं के प्रतिच्छेद को दर्शाता है। जैसे C5 का अर्थ है कॉलम C और पंक्ति 5। ठीक है, समझ में आया? जैसे आपको सेल एड्रेस क्या होगा? C5, तो क्या होगा? कॉलम मतलब C है, और आपका ये क्या है? आपका रो कौन सी है? 5 नंबर की, तो ऐसे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? संख्याओं का प्रतिच्छेद, अक्षर और कॉलमों की संख्याओं का प्रतिच्छेद को दर्शाता है सेल एड्रेस। अगर हमसे कोई पूछे कि सेल एड्रेस में कहाँ पे आपने कौन सी जानकारी स्टोर करके रखी है, तो अपन कहेंगे C5 में। तो C5 आप जैसे ही फाइंड मारोगे तो क्या हो जाएगा? वही कॉलम और रो सामने आ जाएगा। ठीक है, अलग से कोई ढूंढा ढांडी आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी क्लास हम यही विराम देते हैं। ये पहली क्लास थी। हो सकता है कई को समझ में आया हो, किसी को नहीं समझ में आया हो, आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना, आ जाएगा समझ में। जो जो बताया है ना, कुछ थोड़ा सा स्प्रेडशीट को एक बार खोल के देख लेना, उसके सारे फंक्शन चला के, तो क्या है आपको आसानी रहेगी समझने में। ओके, तो कैसी लगी क्लास बताइएगा, और आगे भी क्लासेस देखना है, कंटिन्यू करना है, कैसा क्या करना है ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे हम 2nd नंबर की क्लास में, कंप्यूटर की। और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी आपके दिमाग के जितने भी ढक्कन बंद है ना, वो सब खुल जाएंगे और आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।